हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सिलेबस का यूनिट 5 का चैप्टर 2, जिसका नाम है एक्सरे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी जब हमारी हड्डी टूट जाती है या हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, तो हम एक्सरे करवाने जाते डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें कहता है कि जाइए एक्सरे करवा के आइएगा। तो हम उसी एक्सरे की बात कर रहे हैं। ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे एक्सरे को प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सरे के कितने टाइप होते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है एक्सरे की। तो ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से, या इंट्रोडक्शन कह लीजिए, या इसी टॉपिक में हम एक्सरे की प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। ठीक है। तो एक्सरे को 1895 में 1895 में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था W.C. रॉयटजेन। इन्होंने डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो W.C. रॉयटजेन ने डिस्कवर किया था 1895 में, और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1902 में। याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स के क्षेत्र में ये पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था 1902 में। इससे पहले मिला करता था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। तो फिज़िक्स के क्षेत्र में ये पहली बार मिला था 1902 में। ठीक है। अब एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो आगे हम देखेंगे कैसे प्रोडक्शन होता है। फ़िलहाल हम ये जानेंगे कि ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। किसका रिवर्स? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हमने क्या देखा था कि एक मेटल होता था, और उस मेटल पे हम लाइट से हीट करवाते थे, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता था, है ना। इस केस में उल्टा होगा कि एक मेटल होगा और उस मेटल पे हम इलेक्ट्रॉन से हिट करवाएंगे और निकलेगा क्या? लाइट। लाइट किसके फॉर्म में? तो एक्सरे के फॉर्म में। ठीक है। अब जो मेटल लेना होगा आपको, इस केस में, एक्सरे के केस में जो मेटल होगा वो ऐसा मेटल होगा कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और एटॉमिक वेट भी हाई होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों लेते हैं? एक्चुअली जब हम इस टारगेट को इलेक्ट्रॉन से हिट करवा रहे होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये इस टारगेट को हिट करता है तो ये टारगेट फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी गर्म हो जाता है, तो इसके पिघलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हमें ऐसा मटेरियल लेना होता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट था एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट हाई क्यों होना चाहिए? एटॉमिक वेट, देखिए, ये एटॉमिक वेट जिसका हाई होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बनाते हैं, है ना। तो जिस मेटल का एटॉमिक वेट हाई होगा उसका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर उतना ही बड़ा बनेगा, है ना, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। तो जितना ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, एक्सरे प्रोडक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, है ना। आगे जब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन इसी लेक्चर में, तब आपको पता चलेगा कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो फिलहाल आप ये जानिए कि एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा, जिसके वजह से एक्सरे के प्रोडक्शन के चांसेस अच्छे से होते हैं, बढ़िया एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है।
तो टारगेट मेटल आपका ऐसा होना चाहिए जो कि मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाई हो और एटॉमिक वेट भी हाई हो। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम इस साइड से शुरू करें तो इधर देखिए रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ये लॉन्ग रेडियो वेव्स है। फिर उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की। फिर उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की, और फिर उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड वेव्स वो होते हैं जो हमारे रिमोट से निकलते हैं, है ना। उसके बाद विजिबल लाइट की, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट की, फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरे की, फिर एक्सरे से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज़ की। यहाँ देख रहे हैं आप कि फ्रीक्वेंसी जो है इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके पास सबसे कम एनर्जी है और इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसके पास उतना ज़्यादा एनर्जी होती है। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी है तो इसके पास सबसे कम एनर्जी, इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ नीचे में वेवलेंथ, चूँकि फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसके पास सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है और इसके पास सबसे छोटा वेवलेंथ होता है और इसके पास सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ रहा है, वेवलेंथ इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए इसी में आपको ये विजिबल लाइट को ये जूम करके यहाँ नीचे दिखाया गया है, ठीक है। विजिबल लाइट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सिर्फ ये वाला लाइट ही हमको दिखाई देता है, बाकी और हमें कोई भी लाइट दिखाई नहीं देता है। एग्जाम्पल के लिए रिमोट से निकलने वाला लाइट हमें दिखता नहीं है, लेकिन टीवी तो उसे कैच करता है ना। हमें सिर्फ इस रेंज में जो भी लाइट आता है वही लाइट हम देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेंज में इसको यहाँ जूम करके दिखाया गया है। देखिए वॉयलेट, इंडिगो, यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब हम देख पाते हैं। इसके अलावा और कोई भी कलर, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम नहीं देख पाते हैं। इस वजह से, क्योंकि एक्सरे जो है ये इस रेंज में नहीं आता है, इसलिए एक्सरे भी हमारे लिए इनविजिबल भी होता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी और आपने जान लिया कि एक्सरे इनविजिबल होता है और एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और चूँकि ये विजिबल के रेंज में नहीं आता है, ये इसलिए इनविजिबल होता है। तो अगली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है जो कि हो जाएगा इनविजिबल। देखिए ये अगली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इनविजिबल होता है एक्सरे। हम करवाने जाते हैं एक्सरे तो हमें दिखता है नहीं ना, हम सिर्फ उस प्लेट पे, रेडियोग्राफ पे हम अपना एक्सरे देख पाते हैं कि हाँ मेरा दांत यहाँ पे ऐसा ख़राब हो गया है, ये मेरे शरीर में यहाँ पे टूटा हुआ है, ये मेरे बदन पे यहाँ पे गोली लगी हुई है। ये सब हम सिर्फ रेडियोग्राफ पे देख पाते हैं, जो एक्सरे करवाने के बाद हमको 2 दिन के बाद मिलता है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी है कि एक्सरे के पास कोई चार्ज नहीं होता है। जब हम एक्सरे को
एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो अगर इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है और इस तरफ नेगेटिव प्लेट है तो एक्सरे जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है और बिल्कुल सीधे निकल जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्सरे के पास कोई चार्ज नहीं होता है। सिमिलरली अगर इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल रख करके इस एक्सरे को हम गुजारते हैं तो भी ये बिल्कुल सीधे निकल जाता है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। इसका मतलब कि एक्सरे के पास, एक्सरे ना तो मैग्नेटिक फील्ड में शो कर रहा है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब एक्सरे के पास कोई चार्ज नहीं होता है। और यही प्रॉपर्टी हमने फोटोन के केस में भी देखा था, वो भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इस तरीके से ये साबित होता है कि एक्सरे भी जो है वो फोटोन का ही मिलके बना होता है, जैसे लाइट फोटोन से बना होता है। अब अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि एक्सरे के पास जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदन क्षमता, यानी कि किसी चीज़ से आर पार जाने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो हम एयरपोर्ट पे या मॉल्स वगैरह में जब हम बैग रखते हैं और बैग जब उस तरफ से एक मशीन के बॉक्स से बाहर निकलता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम वाले चेक कर पाते हैं कि इसके बैग में कोई मेटल वगैरह या गन वगैरह तो नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक्सरे जो है आपके बैग से आर पार चला जाता है, जिसकी वजह से वो देख पाते हैं कि बैग में कोई मेटल वगैरह तो नहीं है। तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत हाई होती है। अगला जो है एक्सरे जो है, एक्सरे को उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे दो भाग में बांटा गया है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसे हम हार्ड एक्सरे कहते हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसे हम सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं। यहाँ लिखा है ना, एक्सरे विद लेसर फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरे। इसी को, चूँकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा, तो एक्सरे जिसका कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसको सॉफ्ट एक्सरे कहेंगे। या हम यूँ कहें कि एक्सरे जिसका कि फ्रीक्वेंसी कम होगा उसे हम सॉफ्ट एक्सरे कहेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी के आधार पे। अब प्रोडक्शन के आधार पे हम देखेंगे तो एक्सरे को दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस एक्सरे। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे समझने के लिए देखिए, इसको समझिए। ये दिखाया गया है किसी जो टारगेट मेटल होता है जिस पे कि हम इलेक्ट्रॉन से हिट करवाते हैं, है ना, ऊपर जब बताया मैंने। तो ये टारगेट मेटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्लियर? फ़िलहाल आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखिए, इस निशान को, इन सब को आपको नहीं देखना है अभी। क्लियर? तो देखिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये उसके चारों तरफ ऑर्बिट बना हुआ है। एक ऑर्बिट का नाम है के, एक का नाम है एल, एक का नाम है एम और एक का नाम है एन। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में सजे हुए हैं, जैसे नॉर्मल सजाए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये टारगेट मेटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब टारगेट मेटल पे हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन से हिट करवा रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे अगर एक टारगेट मेटल रखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को इधर से ला करके हम यहाँ पे हिट करवा रहे हैं। ठीक है, उसी का ये डायग्राम बना के दिखाया गया है। देखिए, तो जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है, तो यहाँ से जो चल के आता है, तो सपोज़ कीजिए कि जो चल के आ रहा है ये आ करके किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, है ना। इतना सारा इलेक्ट्रॉन है तो किसी न किसी तो टकराएगा। तो टकराने के बाद क्या होगा
जब हम एक बॉल को दूसरे बॉल से हिट करते हैं, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है और इस बॉल को आप तेज़ी से ला करके इस बॉल पे मारेंगे तो क्या होगा, ये बॉल इधर चला जाएगा और ये जो ओरिजिनल बॉल है ये वाला इधर छिटक के चला आएगा। ऐसा ही होता है ना जब हम खेलते हैं तब। तो उसी तरीके का कुछ सीन इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा। क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के आ रहा है ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और खुद जो है खुद भी इधर छिटक के चला आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, है ना। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है, इंजेक्शन देता है तो उसको बोलते हैं इंजेक्ट करना, डालना। और जो निकल रहा है उसको बोलते हैं इजेक्ट, है ना। तो ये निकल गया है बाहर तो इसका नाम हो गया इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका नाम है, स्कैटर्ड का मतलब बिखरना, तो ये यहाँ से छिटक करके इधर बिखर गया है इसलिए इसका नाम है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला आया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा होल, है ना। अब होल को भरने के लिए इसके ऊपर से होल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ, इस होल को भरने के लिए या तो एल सेल से या एम सेल से या एन सेल से कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा जहाँ पे होल क्रिएट हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि एल से, स्पीकर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एल से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप किया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है ना। जैसे यहाँ एन ऑर्बिट के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, उससे कम एनर्जी एम के पास, उससे कम एनर्जी एल के पास और सबसे कम एनर्जी के पास, ये हम जानते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एल से के में जंप कर रहा है तो एल के पास तो ज़्यादा एनर्जी है और के पास कम एनर्जी थी। तो एल वाला इलेक्ट्रॉन जब के में जंप कर रहा है तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है, तो बाकी का एनर्जी कहाँ गया, फिर से समझिए। मान लीजिए कि एल के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और के जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि के पास एल से कम एनर्जी होगी। तो मान लीजिए कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसके पास एनर्जी है, तो एल वाला इलेक्ट्रॉन के में जंप किया है यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहाँ गई। तो आंसर है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में बाहर निकल गई। यहाँ से लाइट के फॉर्म में ये एनर्जी बाहर निकल जाएगी और इसी का नाम हम लोग बोलते हैं एक्सरे, ठीक है। अब देखिए बगल के फिगर में क्या दिखाया गया है। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि जब एल वाला इलेक्ट्रॉन ये एल वाला इलेक्ट्रॉन के में जो होल क्रिएट हुआ था, फिर से फिगर को बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए ये जो यहाँ पे के में होल बना था, इस होल को फिल करने के लिए एल से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा कर के गिर रहा है ना। अब जो गिर रहा है तो यहाँ से एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है ना। अब ये इसका नाम रखा गया है के अल्फ़ा, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि के अल्फ़ा लिखा हुआ है। इसका नाम हम कैसे लिखते हैं ये हम आगे देखेंगे, क्लियर। अब सिमिलरली
अब मान के चलिए, देखिए एक केस तो हमने देखा कि L से इलेक्ट्रॉन K में गिर रहा है, तो L से इलेक्ट्रॉन K में गिर रहा, हो सकता है M से भी गिर जाए। M से हो सकता है कि यहाँ M से K में आके इलेक्ट्रॉन गिरे, ये भी पॉसिबल है ना। ज़रूरी नहीं है कि L से ही गिरे, M से भी आके गिर सकता है ना। तो M से जब इलेक्ट्रॉन K में आके गिरेगा तो अब सोचिए कि क्या होगा। ये है न्यूक्लियस और ये है M ऑर्बिट। तो K जो M जो है न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसके पास M के पास जो एनर्जी होगी वो L से भी ज़्यादा होगी और K से भी ज़्यादा होगी, है ना। तो इसके पास हमने क्या माना था, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। L के पास हमने माना था 10, तो M के पास क्या होगा और ज़्यादा, है ना, मान लेते हैं 15। अब M के पास जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो जाके कहाँ गिर रहा है, K में। तो यहाँ से जो एनर्जी का चेंज हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। 15 वाला जाके गिर रहा है किस में, 8 में। तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, 15 में से 8 गया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अब जो एक्सरे निकलेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये जो एक्सरे निकल रहा है इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी इन कंपैरिजन विद दिस वन, है ना, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन एनर्जी ज़्यादा हो रही है इसके मुकाबले। समझ आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आके गिरेंगे उतना हाई एनर्जी का एक्सरे प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। अब ये हम देखेंगे कि इसका नाम के अल्फ़ा क्यों है, इसका नाम के बीटा क्यों है। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ लिखा है कि फिगर में हमने देखा, यहाँ फिगर में हमने देखा, इस फिगर में कि एल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में आके गिरा, तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, तो एल के पास जितनी एनर्जी थी माइनस के पास जितनी एनर्जी थी, यानी कि 10 माइनस 8, यानी कि चेंज एनर्जी हुआ 2 वोल्ट का, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये एनर्जी का फार्मूला हम क्या जानते हैं, एच न्यू, तो एच न्यू 1। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आके गिर रहा है, के ऑर्बिट, इसलिए इसका नाम रखा गया के। अब एक ऑर्बिट का गैप है ना, एक ऑर्बिट का गैप है तो इसका नाम होगा अल्फ़ा। ठीक है, कैसे नाम रख रहे हैं हम, चूंकि गिर रहा है किस में, के ऑर्बिट में, तो नाम हो गया के, और एक का गैप है इसलिए इसका नाम होगा अल्फ़ा। यहाँ बगल वाले फिगर में देखिए आप, के ऑर्बिट में आके गिर रहा है लेकिन गैप कितने का है, 2 ऑर्बिट का, इसलिए अल्फ़ा के बाद क्या आता है, बीटा। तो एक ऑर्बिट के लिए अल्फ़ा और 2 ऑर्बिट के लिए बीटा। और अगर यहाँ पे 3 ऑर्बिट होते तो इसी का नाम हो जाता के गामा, है ना। एम के बाद कौन सा ऑर्बिट आता है, के एल एम एन। मान लीजिए कि एन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आके गिरा के ऑर्बिट में, तो के ऑर्बिट में गिर रहा है इसलिए इसका नाम है के, और गैप कितने का हो रहा है, 1 2 और 3, तो इसका नाम हो जाएगा, बीटा के बाद आता है गामा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर चौथे ऑर्बिट से आके गिरेगा तो फिर हम इसका क्या नाम रखेंगे। तो चौथा ऑर्बिट जो हो रहा है वो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जा रहा है, तो इसलिए ये चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि इतने दूर से आके वो गिरे, इसलिए इसका कोई नाम है नहीं वैसा। क्लियर, जो नाम था मैंने बता दिया आपको। अब देखिए वही यहाँ पे बताया गया है कि सिंस
के ऑर्बिट में आके गिर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, के अल्फा लाइन ऑफ के सीरीज। सिमिलरली अगर एम ऑर्बिट से आके के ऑर्बिट में गिरता तो चेंज एनर्जी डेल E2, और एनर्जी का फार्मूला फिर से हम जानते हैं EH/न्यू, तो इसका नाम हो जाता है H/2। और यहाँ पे वही लिखाया गया है कि प्रोड्यूसेस के बीटा लाइन ऑफ के सीरीज। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम L सेल टू L सेल, देखिए यहाँ पे अगर M सेल से L सेल में आके गिरता तो वो L सीरीज का एक्सरे कहलाता। जैसे एग्जांपल में अगर फिगर में देखिए, इस फिगर को बड़ा कर लीजिए। जैसे अगर M सेल का इलेक्ट्रॉन L सेल में आके गिरता तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाम रखते हैं L, और चूंकि एक का गैप है तो इसका नाम हो जाता अल्फ़ा, ठीक है। और ये L सीरीज का एक्सरे होता। क्लियर। अगर N सेल से इसमें आके गिरता, किस में गिर रहा है, L में, तो L हो गया, और कितने का गैप है, तो 2 का, तो बीटा हो गया। क्लियर। L बीटा L सीरीज, इस तरीके से हम नाम रखते हैं। अब देखिए, तो हमने देखा कि कंटिन्यूअस एक्सरे जो है वो कैसे जनरेट होता है, ये हमने इसमें देखा। अब देखिए अगला कंटिन्यूअस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे। देखिए इसमें क्या होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे पहले वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर था, सिमिलरली ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और जैसे पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा था, वैसे ही इस केस में भी इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें इंटर कर रहा है वो पहले वाले केस में किसी इलेक्ट्रॉन से जाकर के किसी भी इलेक्ट्रॉन से जाकर टकरा गया था, है ना। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये बिल्कुल गैप से निकल आए, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए ही ना, है ना, हो सकता है। तब उस केस में क्या होगा, तो देखिए इस फिगर में क्या होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेज़ी से आकर के इस टारगेट मटेरियल को हिट करता है। ये हमने शुरू में ही देखा है ना, काफ़ी तेज़ी से आकर के हिट करता है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन बिखर के इधर चला आया था और एक इधर चला गया था। ये निकल के इधर चला आया था इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और ये बिखर के इधर चला गया था स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस फिगर में देखिए कि किसी से वो टकरा नहीं रहा है, गैप से निकल के चला आ रहा है। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ½ mv²। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिससे वो ट्रैवल कर रहा है तेज़ी से, है ना। तो ये जो टारगेट मटेरियल को आके हिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना। और न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो जैसे ही इस टारगेट मटेरियल में ये एंटर करता है, इसको जाना चाहिए था एक्चुअल इस रास्ते से, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो इस रास्ते से वो जा पाता है। इस रास्ते से जाना चाहिए था लेकिन जाता है इस रास्ते से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस पे लग रहा है, उसके वजह से इसका जो वेलोसिटी है वो कम होता चला जाता है ना। यहाँ v वेलोसिटी के साथ इंटर किया था, और यहाँ पे देखिए इसकी वेलोसिटी हो गई है ½mv², है ना। इसकी वेलोसिटी क्या दिख रही है आपको, ½mv²। क्या हो गया, वेलोसिटी में चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गया यहाँ पे, है ना।
यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और रही होगी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो बाकी की जो काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे अगर मान लिया कि 100 जूल होगी और यहाँ पे 80 जूल रह गई, तो बाकी की 20 जूल एनर्जी कहाँ गई? तो वो एक्सरे के फॉर्म में यहाँ से जनरेट होता है। तो इस तरीके का जो प्रोडक्शन है एक्सरे का, इसका नाम रखा गया एक्सरे का कंटिन्यूअस एक्सरे, है ना। कंटिन्यूअसली ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से इसका नाम है कंटिन्यूअस एक्सरे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।